Hello, nursing student. Today I'm starting a new chapter of the psychiatry, and their name is nursing management of patient with personality, sexual and eating disorders. तो आज का जो चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में और साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। इन सभी चीज के बारे में जो है इस चैप्टर में बातें होंगी। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट टॉपिक, और उसका नाम है क्या, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड इट्स टाइप। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, ICD-11 में जो है किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, और इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, और उससे पहले जो है यहां पर मैं एक बात को बताने वाला हूं कि जो पर्सनालिटी वर्ड है इसके बारे में हम लोग देखे थे साइकोलॉजी में। और ये जो पर्सनालिटी वर्ड है एक वर्ड से आया है जिसका नाम है पर्सोना। और पर्सोना का मतलब क्या होता है, तो पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। जो इंसान जो है मुखौटा जो है ऊपर लगा के रखता है, तो पर्सोना से बना है पर्सनालिटी। तो एक इंसान के पास जो है बहुत तरह के जो है मुखौटे होते हैं। अब मुखौटों का मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान जो है वो स्कूल जाता है तो वहां पर जो उसका कैरेक्टर अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होते हैं, अलग तरीके से उसका फीलिंग्स होता है, तो वहां पर इंसान जो है एक पार्टिकुलर टाइप का मुखौटा पहना होता है। लेकिन जब वही बच्चा जो है घर में आएगा तो वहां पर उसके बिहेवियर अलग तरीके से होंगे, अलग तरीके से वर्ताव होगा। मींस वहां पर एक बच्चा जो है अलग तरीके का मुखौटा पहना हुआ है। ओके, लेकिन इंसान जो है अगर इसी पर्सनालिटी के बीच में फंस जाए, वो जो है अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए कि कहां पे कौन सा बिहेवियर शो करना है, कहां पे कौन से थॉट्स को रखने हैं, कहां पे किस तरीके से जो है सोचना है, इन सब चीज के बीच में अगर वो उलझ जाए, दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और यहां पर इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जब इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो वहां पे ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन कह रहा है वो कह रहा है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए लॉन्ग लास्टिंग या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट अफेक्ट। अब यहां पे कह रहा है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्टर्बेंस है। मींस ये जो डिस्टर्बेंस है ये लंबे समय तक चलता है। उसके बाद कह रहा है कि ये अफेक्ट करता है, क्या चीज को अफेक्ट करता है, तो इंसान के थिंकिंग को, इंसान के सोचने समझने के शक्ति को, इंसान के फीलिंग्स को, इंसान किस तरीके से फीलिंग कर रहा है उस चीज को यहां पे बदल देता है। एंड बिहेविंग मीन किस तरीके से जो है बिहेव कर रहा है, उन सभी चीज को जो है यहां पे अफेक्ट करता है। तो क्या हुआ यहां पे, तो यहां पे सिंपल सा कह रहा है कि यहां पर ये जो डिसऑर्डर है वो इंसान के सोचने समझने के शक्ति को, इंसान के फीलिंग्स को, इंसान के बिहेवियर को जो है पूरे तरीके से अफेक्ट करता है, और यहां पर इन सारी चीज को जो है वो पूरे तरीके से क्या करता है, खराब कर देता है। अब यहां पे कह रहा है कि क्या क्या चीज को अफेक्ट करता है, तो यहां पे कह रहा है कि हाउ ए पर्सन सी देमसेल्व्स एंड अदर। मीन जो इंसान है वो अपने आप को किस तरीके से देखता है, वो इंसान क्या अपने आप को अच्छे तरीके से देखता है, पॉजिटिवली तरीके से देखता है, क्या उसको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अपने आप से कुछ भी कर सकता हूं, क्या उसको ऐसा लगता है, या फिर उसको ऐसा नहीं लगता है, या फिर वो दूसरे को किस तरीके से देखता है, किस तरीके से बिहेव करता है, दैट्स आल्सो थिंग्स व्हिच इज कमिंग अंडर द पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यहां पे कह रहा है कि हाउ दे फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप, वो जो है अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन करता है, मींस जो उसके वाइफ है या फिर हो सकता है उसके परिवार वाले हैं, तो किस तरीके से जो है उन सारे रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाता है या फिर नहीं निभाता है। ओके, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जो है अपने स्पाउस पे, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को जो है हमेशा शक भरी निगाहों से देखता रहेगा। तो यहां पर यहां सिंपल सा बोला गया कि क्या वो अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन करता है या फिर नहीं करता है। फिर यहां पे कह रहा है कि हाउ दे कोप विद एवरीडे सिचुएशंस, मीन जो रोजमर्रा के सिचुएशन होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होता है जो कि डेली लाइफ में आते हैं, क्या उस प्रॉब्लम को अपने अच्छे तरीके से सोल्व कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो ये सारे चीज जो है यहां पे इफेक्ट करता है। अगर वो सारे चीज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को
पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब यहां पे कह रहा है कि इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट स्ट्रेस और इंपेयरमेंट दैट स्टार्ट्स इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। मीन यहां पे कह रहा है कि ये जो है कारण बनता है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस का और इंपेयरमेंट का। इसके कारण से जो है इंसान के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, बहुत सारा खराबी देखने को मिलेगा, और ये जो है मेनली रूप से जो है लेट एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है और अर्ली एडल्टहुड में जो है देखने को मिलता है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यहां पर जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है किस किस तरीके की चीज जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से जो है एक राहुल नाम का लड़का है, एक राहुल नाम का आदमी है जो कि 28 ईयर ओल्ड मेन है। अब यहां पे कह रहा है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मीन्स चालाक है, तेज है, बट ऑलवेज गेट इनटू फाइट एट वर्क। लेकिन जब भी जो है वो काम पे जाता है वहां पर किसी न किसी से जो है लड़ाई हो जाता है। फिर यहां पे कह रहा है कि ही डजंट ट्रस्ट एनीवन, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, किसी पे बिलीव नहीं करता है, एंड बिलीव हिज को-वर्कर आर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसके साथ काम करते हैं वो उसके लिए जो है क्या कर रहा है, साजिश रच रहा है, उसको मारने का प्रयास करने वाला है, या फिर जो है उसको नौकरी से हटवाने के लिए साजिश रच रहा है, ऐसा उसको लगता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि एंड रिएक्ट एग्रेसिवली इवन इन द स्मॉल क्रिटिसिज्म, और अगर जो है उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म सहना पड़ जाए या फिर कोई दूसरा लोग जो है उसको कुछ बोल दे तो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मीन छोटे छोटे क्रिटिसिज्म को भी जो है वो अच्छे तरीके से सह नहीं पाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हिज रिलेशनशिप डोंट लास्ट लॉन्ग, जो भी रिलेशनशिप में वो आता है वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, तुरंत ही जो है टूट जाते हैं। एंड ही ऑफन फील आइसोलेटेड बट ब्लेम्स अदर फॉर इट, और उसको जो है ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं या फिर अकेले रहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कि मेरे में ही कुछ कमी है, वो हमेशा दूसरे को कोसते रहता है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि राहुल में भी शोइंग साइन ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हो सकता है कि राहुल जो है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को शो कर रहा है। ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक ऐसा पर्सनालिटी टाइप जहां पर जो है वेयर ए पर्सन हैज एक्सट्रीम मिसट्रस्ट, जहां पर इंसान जो है किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, एंड सस्पिशन ऑफ अदर, और दूसरे पर जो है हमेशा शक करते रहता है, विदाउट सफिशिएंट रीजन, बिना रीजन के जो है यहां पर जो है इंसान जो है दूसरे पे शक करते रहता है। तो हम लोग जब सिजोफ्रेनिया देखे थे तो सिजोफ्रेनिया में एक टाइप था जिसका नाम था पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। यहां पर इंसान जो है एक दूसरे पे शक करते रहता है। अब अलग अलग तरीके से बिना किसी रीजन का, बिना किसी सबूत का यहां पर इंसान जो है दूसरे पे शक करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड द पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। उसी तरीके से यहां पे देखने को मिलता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है ICD-11 क्लासिफिकेशन। तो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है ICD-11 के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं। और यहां पर सिंपल सी भाषा में कहा गया कि कोड 6D10 से लेकर के जो है 6D11 तक जो है यहां पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग सा थिंग्स है, उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो तुमको पता होना चाहिए। अब यहां पे कह रहा है कि इन ICD-10 मीन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर में जो है जो 10 वाला था वहां पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है अलग अलग नामों से क्लासिफाई किया गया था। जैसे जो है यहाँ पर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारे जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर थे। लेकिन इन ICD-11 जो ICD-11 आया यहां पर जो एक नया सिस्टम लाया गया। नया सिस्टम क्या था कि नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम्स मीन यहां पर जो है हम लोग नाम का यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग मेनली रूप से फोकस करते हैं क्या चीज को, कि दो चीज को यहां पर जो है मेनली रूप से फोकस करते हैं। और वो क्या है, हाउ सिवियर द पर्सनालिटी प्रॉब्लम इज, मीन जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम इंसान को है वो कितना सिवियर है। हो सकता है उसके अंदर माइल्ड फॉर्म में हो सकता है उसके अंदर मॉडरेट फॉर्म में हो सकता है उसके अंदर जो है सिवियर फॉर्म में हो। तो यहां पे सबसे पहले देखना है कि जो इंसान के अंदर जो भी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो कितना सिवियर है, मींस वो जो है माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर क्रोनिक लेवल पर है। और यहां पर एक और चीज को देखते हैं तो व्हाट ट्रेट्स द पर्सन शो, और जो पर्सन है वो किस किस तरीके के ट्रेट को शो कर रहा है, मीन किस किस तरीके के गुण को
शो कर रहा है। तो यहां पर हम लोग जो है इस सारे चीज को जो है दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला तरीका होगा कि कितना सीवियर फॉर्म है उसके हिसाब से जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्लासिफाई करेंगे, और सेकंड है कि इन सारे ट्रेट्स को सबसे पहले जानेंगे और इसी ट्रेट के हिसाब से जो है अब यहां पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो किस किस टाइप का हो सकता है। ओके, अब यहां पे कहा गया कि दिस हेल्प डॉक्टर ट्रीट ईच पर्सन इंडिविजुअली, और इसके हिसाब से जो है डॉक्टर जो है हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली तरीके से ठीक कर सकता है। मीन जिस इंसान के अंदर जिस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होंगे उसके हिसाब से उसको मैनेजमेंट किया जाएगा या फिर उसी के हिसाब से उसको मेडिसिन दिया जाएगा। अब यहां पर जो है कुछ कोड है, कुछ नेम है एंड उसका सिंपल मीनिंग्स है। तो यहां पे पहला कोड आता है 6D10.0। अब यहां पे होता है माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसी तरीके से होगा मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसी तरीके से होगा सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर नेक्स्ट होगा अनस्पेसिफाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर होगा पर्सनालिटी डिफिकल्टी। ओके, तो इस तरीके से कोडिंग किया गया जहां पे 6D10 था, 6D10.1 है, 6D10.2 है, 6D10.Z है एंड 6D11 है। तो यहां पर जो पहला होता है माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहां पे कहा गया कि जो इंसान है वहां पे स्मॉल इश्यू देखने को मिलेगा। स्मॉल इश्यू विथ इमोशन और रिलेशनशिप, मीन जो है जो इंसान होगा उसको जो है इमोशंस के प्रॉब्लम्स होंगे, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बट पर्सन कैन मैनेज लाइफ नॉर्मली, लेकिन जो पेशेंट है वो अपने लाइफ को नॉर्मली तरीके से हैंडल कर पाएगा, उसको अच्छे तरीके से चला पाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है वो इमोशन उसका जो है खराब है, वो रिलेशनशिप उसका खराब है, लेकिन अपने लाइफ को मैनेज कर पा रहा है। इट इज द माइल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो मॉडरेट में क्या होगा, यहां पर जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा बिगर होगा। तो बिगर प्रॉब्लम्स होगा इन हैंडलिंग इमोशन एंड आइडेंटिटी और सोशल लाइफ्स, मीन जो पेशेंट है वो अपने इमोशंस को, अपने आइडेंटिटी को, अपने सोशल लाइफ को जो है अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है एंड डेली लाइफ इज अफेक्टेड, और वहां पे इंसान का जो डेली लाइफ है वो अच्छे तरीके से सही नहीं होगा, वो इस कारण से जो है इफेक्ट होगा। तो ये कहलाएगा मॉडरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे चीज जो है अगर सीवियर रूप ले ले तो वो कहलाएगा सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है कि वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये अगर हो जाता है तो इंसान के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। पर्सन में हार्म सेल्फ और अदर, यहां पर जो पर्सन है वो अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकता है या फिर जो उसके साथ रहता है उसको भी क्षति पहुंचा सकता है। एंड फाइंड इट हार्ड टू लाइव नॉर्मली, और यहां पर इंसान जो है बहुत हार्डली तरीके से नॉर्मली तरीके से रह पाता है, यहां पे वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने सोसाइटी के बीच में जो है रहने में समर्थ नहीं होता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है अनस्पेसिफाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अनस्पेसिफाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि डॉक्टर इज नॉट येट श्योर हाउ बैड इट इज, टेम्पररी डायग्नोसिस, मींस यहां पर जो है डॉक्टर जो है डायग्नोसिस ही नहीं कर पाता है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंसान को है वो कितना सीवियर है, वो माइल्ड फॉर्म में है, मॉडरेट फॉर्म में है या फिर सीवियर फॉर्म में है। अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से डायग्नोस ना कर पाए कि ये फॉर्म किस तरीके का है, देन इट इज कॉल्ड द अनस्पेसिफाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट यहां पे आता है जो कि 6D11 है, ये कहलाता है पर्सनालिटी डिफिकल्टी। ये क्या होता है, तो यहां पे सिंपल सा बात बोला गया, सब क्लिनिकल नोट डिसऑर्डर बट नोटिसेबल प्रॉब्लम्स, मीन यहां पर जो है इंसान को तुम नोटिस कर पाओगे कि हाँ इस इंसान के बिहेवियर में कुछ चेंजिंग तो है, इसका थॉट प्रोसेस में जो है कुछ चेंजिंग तो है, लेकिन यहां तुम पूरे अच्छे तरीके से नहीं बता सकोगे कि हाँ इसको प्रॉब्लम हुआ है। मींस इंसान के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वहां पे कुछ कुछ सिम्टम दिखेंगे जिससे जो है तुम नोटिस कर पाओगे कि हाँ इंसान में कुछ तो प्रॉब्लम है। दैट इज द पर्सनालिटी डिफिकल्टी। ओके, तो ये सारे जो है कोड थे, नेम थे और उसका सिंपल मीनिंग था, जिसके माध्यम से जो है ICD-11 जो है क्लासिफाई किया गया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट देखने को मिलता है पर्सनालिटी ट्रेट। तो पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से जो है हम लोग पता लगाएंगे कि कौन से डिसऑर्डर में जो है किस किस तरीके के जो है गुण देखने को मिल रहे हैं, या फिर उस इंसान के अंदर जो है कौन कौन से ट्रेट पाए जा रहे हैं, उसी ट्रेट के हिसाब से जो है हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि हाँ उस इंसान को जो है इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है या फिर इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुए हैं।
ओके, अब यहां पर जो ट्रेट डोमेन देखने को मिलता है वो है निगेटिव अफेक्टिविटी, फिर देखने को मिलता है डिटैचमेंट, फिर देखने को मिलता है डिसोशियलिटी, फिर देखने को मिलता है डिसइनहिबिशन, फिर है एनाकेसिया, फिर है बॉर्डरलाइन पैटर्न। तो ये सारे जो है ट्रेट डोमेन है और इसी के माध्यम से जो है जो ICD-11 है इसको क्लासिफाई करता है। तो सबको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो यहां पर सबसे पहले इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब देखो ये जो पीपीटी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है ताकि तुम इसको जो है अच्छे तरीके से समझ पाओ, सिंपली तरीके से समझ पाओ। ओके, यहाँ पे बहुत सारा मेहनत लगा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निगेटिव इफेक्टिविटी क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशन। अगर जो है जो इंसान है वो उसमें इस तरीके का टेंडेंसी है, वो एक्सपीरियंस करता है इंटेंस इमोशन। अब इंटेंस इमोशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है एंजाइटी देखने को मिलेगा, एंगर देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा या फिर गिल्ट देखने को मिलेगा। मींस इंसान जो है अचानक से पूरा गुस्सा हो जाएगा, इंसान जो है अचानक से पूरा गिल्ट जो है शो करना शुरू कर देगा कि मेरे कारण ही जो है ये सारी चीज हो गए, या फिर उसको शर्म आना शुरू हो जाएगा, या फिर जो है वो गुस्से में चले जाएगा। तो ये होता है टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस इंटेंस इमोशन। ओके, मींस इंसान जो है तुरंत जो है वो इंटेंशनली तरीके से जो है इमोशन को फील करना शुरू कर देगा। एंड ये जो है बॉर्डर लाइन लाइक इमोशनल स्विंग्स देखने को मिलता है। तो बॉर्डर लाइन जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वहां पर इस तरीके की चीज जो है देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो देखने को मिल रहा है वो है डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से डिटेच हो जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ पे अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन, यहाँ वाले जो पर्सन होंगे वो जो है सोसाइटी को क्या करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा। मीन जो है सोसाइटी से बचना चाहेगा, लोगों से बात करना नहीं चाहेगा, लोगों से अलग थलग रहेगा एंड शो लिटिल इमोशन और प्लीजर। लेकिन जो है यहाँ पे थोड़े थोड़े इमोशन शो करेंगे, थोड़े थोड़े उसको प्लीजर भी आएगा, लेकिन वो जो है पूरे तरीके से सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करने का प्रयास करेगा। और ये देखने को मिलता है सिजॉइड बिहेवियर्स में। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डिसोशिएबिलिटी। डिसोशिएबिलिटी में क्या देखने को मिल रहा है, डिसरिगार्ड फॉर अदर, मीन वो दूसरे के लिए जो है अच्छा नहीं सोचेगा। ओके, मैनिपुलेटिवनेस होगा, मीन बहुत ही चालाक होगा और दूसरे के साथ जो है हमेशा धोखाधड़ी करने का प्रयास करेगा। ये कहलाता है डिसोशियलिटी। और यहाँ पर सिमिलर टू एंटी सोशल एंड नार्सिस्टिक ट्रेट्स, ये जो है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज में जो है ये देखने को मिलते हैं। ये वाले ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो ट्रेट का मतलब होता है गुण। अब यहां पे होता है डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन में क्या होता है, इंपल्सिविटी, मीन जो है उसके अंदर इंपल्स आएगा, किसी भी चीज को जो है एकदम पूरा जल्दी जल्दी से करना शुरू कर देगा, या फिर जो कुछ भी बिना सोचे समझे करना शुरू कर देगा। रेकलेसनेस का मतलब होता है कि जरा सा भी जो है उसको ये अंदाजा नहीं रहना कि क्या होने वाला है, किसका जो है क्या रिजल्ट आएगा। मीन्स अच्छा मीनिंग बोले तो इसको कहते हैं कि बेपरवाह होना। ठीक है, बेपरवाही से जो है सारा काम करेगा। एंड लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उसको जो है अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहेगा कि कब हमको रुकना है, कब काम करना है, कितने नियंत्रण में आके करना है। इन सभी चीजों में जो है उसको क्या रहेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, और ये देखने को मिलता है बॉर्डर लाइन एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एनानकेसिया। एनानकेसिया में क्या होता है, परफेक्शनिज्म, एक्सट्रीम कंट्रोल एंड रिजिड रूल। ये पूरे तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो है ट्रेट है। यहां पर जो इंसान होगा हर एक चीज को परफेक्ट रखने का प्रयास करेगा। मींस जो चीज जो है अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो इसी तरीके से रहना चाहिए। हल्का सा अगर इस तरीके से हिल गया तो उसको जो है पूरे तरीके से एंजाइटी हो जाएगा, वो जाके फिर से उसको सीधा करेगा। ओके, एक्सट्रीम कंट्रोल, वो हर एक चीज को जो है कंट्रोल करना चाहेगा और उसका जो रूल्स रहेगा वो अपने रूल्स पे जो है अड़ा हुआ रहेगा। मीन उसको ऐसा लगेगा कि जो मेरा रूल है वही रूल है, उसको कोई भी जो है ना तोड़े। तो यहां पर जो देखने को मिलता है लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ट्रेट्स के रूप में। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है बॉर्डर लाइन पैटर्न। बॉर्डर लाइन पैटर्न में क्या होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, सेल्फ हार्मिंग एंड बिहेवियर। ओके, तो यहां पर जो इंसान का इमोशनल इनस्टेबिलिटी होता है, मीन उसका जो इमोशन होगा वो अच्छे तरीके से कंट्रोल में नहीं रहेगा। अचानक गुस्सा हो जाएगा, अचानक से खुश भी हो जाएगा, अचानक से उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई जो है छोड़ के चला जाएगा, या फिर अपने आप को जो है सेल्फ हार्म करने का प्रयास भी करेगा। इट इज कॉल्ड द बॉर्डर लाइन पैटर्न। और ये देखने को मिलता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, और जो स्पेशली मेंशन किया गया है ICD-11 में।
ओके अब यहां पर एक नोट देके कहा गया, ए पर्सन में शो वन और मोर ऑफ दिस ट्रेट। एक इंसान के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेट डोमेन देखने को मिले, हो सकता है कि इंसान के अंदर जो है एक दो तीन तरीके के जो है ट्रेट डोमेन देखने को मिल सकते हैं, और इसी के हिसाब से हम लोग निर्धारित करेंगे कि इंसान में किस तरीके का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर जो है वो सीवियर है, मॉडरेट है, या फिर माइल्ड है। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ICD-11 जो है इसको क्लासिफाई किया गया, और ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से नोट्स भी डाउन भी करना है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एपिडेमियोलॉजी लेटेस्ट ओवरव्यू। अब यहां पर जो हम लोग कुछ डाटा देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है और इसी डिसऑर्डर के बारे में है। तो यहां पे सबसे पहले कहा गया प्रिवेलेंस क्या है इस डिसऑर्डर का, तो यहां पर जो है देखने को मिलता है कि 6 to 10% ग्लोबली जो है यहां पर अलग अलग तरह के जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और मोर कॉमन जो साइकेट्रिक में देखने को मिलता है या फिर फोरेंसिक सेटिंग में देखने को मिलता है वो इसी तरीके का देखने को मिलता है। अब यहां पर देखने को कह रहा है कि बॉर्डर लाइन एंड एंटी सोशल टाइप जो होते हैं वो मोस्ट डायग्नोस्ड होते हैं, मीन वैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि बॉर्डर लाइन वाले होते हैं या फिर एंटी सोशल वाले होते हैं, मीन लोगों का नुकसान करना, हमेशा दूसरे का बुरा चाहना, ऐसे वाले जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं वो ज्यादा डायग्नोस्ड होते हैं। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि हाई कोमोर्बिडिटी विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सब्सटेंस यूजेस। हाई कोमोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला जो डिसऑर्डर है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके साथ साथ जो है बहुत सारे डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, जैसे एंजाइटी हो गया, या फिर सब्सटेंस यूज में भी जो है इस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है देखने को मिल जाते हैं। और फिर यहां पे एक और बात कह रहा है कि मेनी पीपल रिमेन अनडायग्नोस्ड। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अनडायग्नोस्ड होते हैं, जो अपना डायग्नोसिस करवाना नहीं चाहते हैं, जो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाना नहीं चाहते हैं ड्यू टू स्टिग्मा और लेक ऑफ हेल्प। हो सकता है कि वो समझता हो कि ये किसी तरीके का कलंक है, या फिर जो है उसको हेल्प नहीं चाहिए, या फिर उसको हेल्प ना मिला हो, इस कारण से जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाता है, डॉक्टर से डायग्नोस नहीं कर पाता है, और इस तरीके से जो है वो अपने आप को बता नहीं पाता या फिर समझ नहीं पाता है कि मेरे को क्या हुआ है, किस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ओके तो ये था हमारा एपिडेमियोलॉजी जो कि जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है एटियोलॉजी जो कि है काउजेज, आखिर किस किस कारण से जो है यहां पर ये डिसऑर्डर जो है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है जेनेटिक मीन बायोलॉजिकल रीजन, तो यहां पे हो सकता है कि इनहेरिटेड हो सकता है कि उसके माता पिता से या फिर सिबलिंग्स से देखने को मिला हो। ओके तो ये इनहेरिटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि न्यूरोबायोलॉजिकल भी हो सकता है, मींस ब्रेन एबनॉर्मलिटीज के कारण भी जो है देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो है ब्रेन का जो एरिया होता है जहां से इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होते हैं वहां पर कुछ चोट लग गया हो, वहां पे कुछ इन्फ्लामेशन हो गया हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया हो, तो इस कारण से भी जो है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड ट्रोमा, हो सकता है कि जब वो बच्चा हो उसको कुछ जो है ट्रोमा मिला हो सकता है उसको जो है एब्यूज किया गया हो, बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो, या फिर उसको जो है नेग्लेक्ट किया गया हो। ओके तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको जो माता पिता जो है नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हो सकता है कि उसका सौतेला बेटा हो तो इस कारण से जो है उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया हो, तो इस कारण से भी होता है। और इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग में जो है अच्छे तरीके से पेरेंटिंग ना किया गया हो, अच्छे से जो है बच्चे को प्यार नहीं दिया गया हो, तो ऐसे बच्चे में भी जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण जो है ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पुअर अर्ली अटैचमेंट, मींस जो है पुअर अर्ली अटैचमेंट का मतलब होता है लेक ऑफ बॉन्डिंग और इमोशनल सपोर्ट। अगर इंसान को जो है अच्छे तरीके से बॉन्डिंग ना हो, किसी के साथ प्यार ना हो, कोई उसके पास जो है प्यार करने वाला नहीं हो, कोई जो है उसका पार्टनर नहीं हो, दोस्त ना हो, तो ऐसे में जो है इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जहां पर इंसान को जो है इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है सोशल फैक्टर, तो सोशल फैक्टर हो सकता है पॉवर्टी, डिसफंक्शनल फैमिलीज, सब्सटेंसेस यूजेस, मींस यहां पर हो सकता है गरीबी के कारण बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल फैमिलीज हो, मींस जो फैमिली होता है वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई होता हो, हमेशा हल्ला गुल्ला रहता हो, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सब्सटेंस का यूज करता हो, तो ऐसे मामलों में भी जो है इंसान के अंदर जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारे एटियोलॉजीज हैं, मींस काउजेस हैं जिसके माध्यम से जो है इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर ICD-11 बेस्ड। मीन ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं, मीन साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जो नॉर्मली जो है देखने को मिलता है और ICD-11 में जो है ये पूरे तरीके से बेस्ड होते हैं। तो पहला देखने को मिल रहा है परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन, जो वैसे इंसान हैं जो कि जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, वहां पर देखने को मिलेगा परसिस्टेंट रूप से मीन लंबे समय तक सेल्फ आइडेंटिटी, मीन्स जो है यहां पर सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में कह रहा है कि अनस्टेबल सेल्फ इमेजेस, मीन अपने बारे में जो है उसको ज्यादा कुछ खास पता नहीं होगा, मीन अपने बारे में वो डाउट करेगा वो क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, इन सभी चीज के बारे में उसको पता नहीं रहेगा। एंड लो सेल्फ वर्थ, और उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं। यहां पर सेल्फ आइडेंटिटी जो होता है वो उसका बिगड़ चुका होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंटरपर्सनल फंक्शन। इंटरपर्सनल फंक्शन का मतलब क्या है कि ट्रबल्ड है रिलेशनशिप, मींस जो भी रिलेशनशिप में वो रहेगा, चाहे वो उसका फैमिली हो, चाहे वो उसका जो है गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी फ्रेंड हो, वहां पर जो है रिलेशनशिप जो होगा वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा होगा। एंड लेक ऑफ एम्पैथी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है इंपल्स कंट्रोल, मीन जो है वो अपने इंपल्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे वो एंगर हो, वो आउटब्रस्ट हो जाता हो, मीन अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, उसके अंदर रिस्की बिहेवियर्स देखने को मिलेंगे, बिना मतलब का कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर इमोशनल रेगुलेशन जो है उसका सही नहीं होगा, फिर उसका मूड स्विंग होता रहेगा, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी मेनिया में चला गया है, कभी डिप्रेशन में चला गया है। तो इस तरीके की चीज जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और उसके अंदर जो है इंटेंस रिएक्शन देखने को मिलेगा, मीन अचानक से बदलता है, हो सकता है अभी खुश है, खुश होते होते अचानक से जो है वो तुम पे गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे चीज जो है देखने को मिलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सिम्टम्स में बी स्पेसिफिक टू ट्रेट्स, यहां पर जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि स्पेसिफिक होता है और कुछ कुछ ट्रेट्स में पाए जाते हैं। जैसे पहला होता है डी अटैचमेंट, नेक्स्ट होता है डिसोशियलिटी, नेक्स्ट है एनाकेसिया। अब ये सारी चीज जो है मैं तुमको बता चुका हूं कि किस तरीके से जो है सोशल कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहता है, या फिर जो है दूसरे के राइट को वायलेट करता है, या फिर ऑब्सेशन होता है किसी रूल्स के लिए, किसी परफेक्शन के लिए, जिसको जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ओके, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स थे जो कि नॉर्मल्स थे, तो सोचा कि मैं इसको बता ही देता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यहां पर जो है हम लोग कुछ टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली तरीके से क्या है कि इसको ICD-11 के हिसाब से क्लासिफाई नहीं किया गया कि पार्टिकुलर नाम से जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, लेकिन ये सारे जो है कुछ डिसऑर्डर हैं जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ही रिलेटेड में है, और इसको एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सारे नाम से जो है ICD-10 में जो है इस सारे नाम से रखा गया था। जैसे हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, तो ये सारे जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ICD-11 ट्रेट्स जो देखने को मिलता है हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, ये देखने को मिलेगा दिस इनहिबिशन एंड नेगेटिव अफेक्टिविटी। तो ये दोनों ट्रेट्स हैं जो कि जो है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, और यही दोनों ट्रेट मिलकर के जो है इस डिसऑर्डर को क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा और जो है जस्टिफाई भी करेगा। अब यहां पे कह रहा है कि जो हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ये होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन एक सिंपल सा फॉर्म में कहा गया, ए परवेसिव पैटर्न ऑफ एक्सेसिव इमोशनलिटी, अटेंशन सीकिंग एंड शैलो बिहेवियर। एक ऐसा पैटर्न ऑफ द इंसान जहां पर जो एक इंसान जो है एक्सेसिव इमोशनलिटी रहता है, मीन बहुत ज्यादा मात्रा में इमोशंस को शो करता है। अटेंशन सीकिंग होता है, मीन जो है वो हमेशा जो है दूसरे के अटेंशन को चाहेगा, वो चाहेगा कि दूसरा कोई जो है मेरे को गौर से देखे। एंड शैलो बिहेवियर रहता है, मीन उसके बिहेवियर जो है हमेशा बदलते रहते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली सीक अप्रूवल एंड एग्जीगरेटेड इमोशंस, यहां पर जो इंडिविजुअल होगा वो कॉन्स्टेंटली तरीके से जो है दूसरे के अप्रूवल्स को चाहेगा, दूसरे के इमोशंस को जो है एग्रीगेट करेगा। मींस यहां पे क्या होता है कि एक इंसान जो है दूसरे के अटेंशन को पाने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेगा, वो चाहेगा कि लोग मेरे को देखें, मेरे को हमेशा देखते रहे, मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, लोग मेरे को अटेंशन दे, इस तरीके का जो है उसका पर्सनालिटी बन जाता है। अब यहां पर सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो पहला सिम्टम होता है एलवेज नीड टू बी ए सेंटर ऑफ अटेंशन, वो सबसे पहले जो है हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन में रहना चाहेगा, मींस लोग हमको अटेंशन दे, लोग मेरे को देखते रहे। नेक्स्ट होता है फ्लर्टेशियस ड्रामेटिक एंड थ्रेटिकल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होगा सबसे पहले जो है दूसरे के साथ जो है फ्लर्ट करते रहेगा, ड्रामा करते रहेगा, या फिर थ्रेटिकल बिहेवियर होता है, हमेशा जो है
नौटंकी बाज होता है, ठीक है, हमेशा नौटंकी करते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा ताकि लोग जो है उसको देखे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। ऐसे इंसान जो होते हैं दूसरे से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर किसी को देख लेगा कि वो जो है इस तरह का कपड़ा पहना हुआ है और लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो जो है नेक्स्ट डे जो है वही कपड़ा खरीद लेगा और वो फिर से जो है पहन के चलना शुरू कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सेलो इमोशनल एक्सप्रेशन, मीन जो है बहुत जल्दी जो है उसका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है बदलेगा, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी पागलों जैसा हरकत करेगा ताकि लोग उसको देखें। अब यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए पर्सन एट ए वर्क प्लेस कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट्स मीटिंग। यहाँ पर एक इंसान है जो कि जो अपने वर्क प्लेस में है, जहां पे काम करता है, वो हमेशा जो है मीटिंग को इंटरप्ट कर रहा है विथ लाउडर लाफ्टर, में जो है वो बहुत कसकस के हंस रहा है, ड्रामेटिक स्टोरीज कर रहा है, या फिर जो दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहा है विथ को वर्कर टू गेन अटेंशन। मीन जहां पे वो काम करता है वहां पे जब वो जाता है तो वो दूसरे के साथ हंसते रहता है, किसी के साथ फ्लर्ट कर देगा, कोई ड्रामा करेगा, कोई स्टोरी बोलेगा ताकि लोग जो है उसको अटेंशन दे, लोग उसके बातों को सुने, लोग उसको देखे। ओके, इस तरीके के कार्य वो करता है क्योंकि लोग उसको जो है अटेंशन दे और वो एक अटेंशन सीकर हो जाता है। इस तरीके का जो है उस इंसान का पर्सनालिटी हो जाएगा। एंड दे मेक बिकम अपसेट इफ नॉट प्रेज्ड और नोटिस्ड। अगर जो है लोग उसको प्रेज नहीं करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे या फिर उसको नोटिस नहीं करेंगे, उसको जो है अटेंशन नहीं देगा, वो पूरे तरीके से जो है अपसेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ओके, तो ये पहला टाइप था जिसको बोला जाता है हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टाइप देखने को मिलता है वो है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसा इसका नाम है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर एक इंसान जो है वो नार्सिसिस्ट हो जाता है। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, पूरे तरीके से सेल्फिश होगा, वो कोई काम करेगा तो सिर्फ अपने लिए करेगा या फिर कोई भी काम करेगा तो सबसे पहले जो है अपने बारे में सोचेगा, वो अपने चीजों को जो है सबसे पहले प्रेफरेंस देगा, अपने आइडिया को ही जो है सबसे महान मानेगा। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन क्या है? ए पैटर्न ऑफ ग्रेंडियोसिटी, नीड फॉर एडमायरेशन एंड द लेक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर। यहां पर एक पैटर्न होता है जहां पे ग्रेंडियोसिटी देखने को मिलता है। ग्रेंडियोसिटी का मतलब क्या होता है? कि इंसान को ऐसा लगना कि मैं ही राजा हूं। ओके, एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मैं ही राजा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, जो है मैं ही हूं। इट इज द ग्रेंडियोसिटी। और ये एक तरीके का डिल्यूजन भी होता है, ग्रेंडियोसिटी डिल्यूजन, जहां पे इंसान को जो है होल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है कि वो जो है बहुत बड़ा आदमी है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि नीड फॉर एडमायरेशन, उसको हमेशा नीड होगा दूसरे के एडमायरेशन का, मीन उसको जो है लोग हमेशा तारीफ करते रहे। एंड द लेक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर, और दूसरे के लिए जो है थोड़ा सा भी उसके अंदर जो है एम्पैथी नहीं होगा। तो यहां पे दो तरीके के ट्रेट देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिसोशियलिटी और नेक्स्ट होता है निगेटिव एफेक्टिविटी। निगेटिव एफेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो है इंटेंस तरीके के जो है अलग अलग तरीके के इमोशंस देखने को मिलेंगे, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत खुश हो जाएगा। और डिसोशियलिटी का मतलब होता है कि दूसरे के साथ जो अच्छे तरीके के बिहेवियर वो करना नहीं चाहेगा। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? तो पहला सिम्टम्स है एग्जीग्रेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, मीन जो है उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो सेल्फ इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और वो दूसरे को भी बताना चाहेगा कि मेरे बारे में तुमको केयर करना है। नेक्स्ट है बिलीव दे आर यूनिक एंड सुपीरियर, वो ऐसा बिलीव करता है कि वो जो है वो यूनिक है, सबसे अलग है और सबसे बड़ा है, सबसे सुपीरियर है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट अदर फॉर पर्सनल गेन, और दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकता है, दूसरे को हानि पहुंचा देगा अपने गेन के लिए, अपने लाभ के लिए। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है रिएक्ट एंग्रली टू क्रिटिसिज्म। अगर जो है उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म कर दो, थोड़ा सा भी मजाक कर दो, तो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में गुस्सा हो जाएगा, फिर एरोगेंट होगा और यहां पर जो है कंडेंसेंडिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। मींस उसके अंदर जो है थोड़ा सा भी जो है इस तरीके का जो है बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, अगर तुम उसको जो है थोड़ा सा भी कुछ कर दो उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तुमको वो थोड़ा सा हेल्प करेगा तो ऐसे करेगा जैसे कि मैं ही राजा हूं, मैंने तुमको जो है बहुत सारा चीज दे दिया है और मैं बहुत ही जो है अच्छा इंसान हूं। इस तरीके से जो है वो शो करने का प्रयास करेगा। एंड दैट्स ऑल आर द सिम्टम्स व्हिच इज कमिंग अंडर द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी
डिसऑर्डर्स। ओके, अब यहाँ पर जो एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें जो है किस किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कह रहा है ए मैनेजर हु टॉक्स ओनली अबाउट देयर ओन अचीवमेंट। एक मैनेजर है जो सिर्फ अपने अचीवमेंट के बारे में बात करता है, मैंने क्या उखाड़ा है, मैंने क्या पढ़ाई किया है, मेरे को ये मेडल मिला है, मेरे को वो मेडल मिला है, एंड ब्लेम अदर फॉर फेलियर। अगर वो फेल कर जाता है तो उसके लिए जो है दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहता है, एंड रिफ्यूज टू लिसन टू सबऑर्डिनेट्स, बिलीव ओनली देयर आइडियाज मैटर। और वो दूसरे के बातों को नहीं सुनता है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसके दिमाग में आइडिया आ रहा है या फिर जो उसके बातें हैं, जो उसके रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वही सबसे बेहतर है और दूसरे का जो है बेहतर नहीं है। ओके, तो उसको जो है ग्रेंडियोसिटी रहेगा। इस तरीके के इंसान जो होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर थर्ड नंबर का देखने को मिलता है, वो है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? तो यहां पर भी जो है दो तरीके के जो है ट्रेट देखने को मिलेंगे। पहला होगा निगेटिव अफेक्टिविटी और सेकंड देखने को मिलेगा डिसइनहिबिशन। तो यहां पर जो सबसे पहले इंटेंस तरीके के जो भी जो है देखने को मिलेंगे, चाहे वो गुस्सा हो जाएगा, चाहे वो जो है खुश हो जाएगा, उसके अंदर जो है उदासी देखने को मिलेगा, या फिर जो है डिसइनहिबिशन होता है, मीन दूसरे के लिए जो है अच्छा नहीं चाहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कैरेक्टराइज्ड बाय द इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मीन उसके अंदर जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, मीन बहुत जल्दी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसका इमोशन जो है अस्थिर नहीं रहेगा, कभी खुशी में चला जाएगा, कभी गम में चला जाएगा, और इंपल्सिव बिहेवियर होगा, मीन जो है तुरंत तुरंत जो है वो तुनक करके जो है उसका बिहेवियर चेंज होगा। मीन अभी जिस बिहेवियर में है तुरंत जो है उसका बिहेवियर चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। अनस्टेबल रिलेशनशिप, उसका जो रिलेशनशिप रहेगा वो भी अनस्टेबल रहेगा, अच्छे तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा उसका जो है लक्षण है उससे तो कोई भी लड़की साथ रहने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे कहता है पुअर सेल्फ इमेज, और अपने बारे में जो है वो हमेशा जो है अपने बारे में गलत ही सोचेगा, उसके लिए जो है उसका इमेज अच्छा नहीं है, उसको लगेगा कि मैं उतना काबिल नहीं हूं। ओके, उसके अंदर ग्रेंडियोसिटी नहीं रहता है, उसको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं किसी के लायक नहीं हूं। तो यहां पर जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है रैपिड मूड स्विंग्स, उसके मूड स्विंग्स जो है बहुत ज्यादा होगा, मींस कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ एमोन्डमेंट, उसको ऐसा लगेगा कि लोग मेरे को छोड़ देंगे, या फिर उसको हमेशा डर लगता है कि जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं वो मेरे को छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा डर जो है उसके अंदर भरा रहेगा। नेक्स्ट होता है इंटेंस अनस्टेबल रिलेशनशिप, और उसका जो रिलेशनशिप रहता है वो पूरे तरीके से इंटेंस रहता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, मींस कभी भी जो है टूट जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ हार्मिंग, मींस जो है अपने को हार्म भी कर सकता है, और सुसाइडल बिहेवियर जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगे, मीन हमेशा जो है आत्महत्या करने का प्रयास करता रहेगा। नेक्स्ट है क्रोनिक फीलिंग्स ऑफ इम्पिटेंस, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जो है सभी कुछ खाली खाली सा है, उसको लगेगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी कुछ शक्ति है, मेरा भी कुछ स्ट्रेंथ है, मेरा भी कुछ वजूद है, ऐसा उसको जो है जरा सा भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मैं पूरे तरीके से खाली हूं। अब यहां पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए पर्सन हु आइडियलाइज ए फ्रेंड वन डे, मीन एक पर्सन है जो अपने फ्रेंड को जो है एक दिन आइडियलाइज करता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, एंड हेट्स देम द नेक्स्ट, और दूसरे दिन जो है उससे नफरत करना शुरू कर देता है। ओके, फिर यहां पर जो है थ्रेटन सुसाइड व्हेन दे फील रिजेक्टेड, और अगर जो उसको कोई लोग जो है रिजेक्ट कर दिया तो वहां पर जो है वो उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे को रिजेक्ट करोगे तो मैं जो है सुसाइड कर लूंगा। ऐसे लड़कियों में या फिर लड़कों में भी देखने को मिलता है कि अपने बॉयफ्रेंड से या फिर गर्लफ्रेंड से बोलते रहते हैं कि अगर तुम मेरे को छोड़ोगे तो मैं जो है सुसाइड कर लूंगी। तो वहां पर जो यही वाला डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंड फ्रिक्वेंटली चेंज जॉब और पार्टनर इंपल्सिवली, और यहां पर जो है अचानक अचानक से या फिर फ्रिक्वेंटली तरीके से जो है अपने जॉब को और अपने पार्टनर को जो है बदलते रहता है, या फिर जो है उसको छोड़ते रहता है। छोड़ेगा क्या, उसको खुद ही जो है उसके पार्टनर छोड़ देते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और फोर्थ नंबर का देखने को मिलता है वो एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको जो है एंग्जियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। अब यहां पर जो ICD-11 ट्रेट्स हैं वहां पे दो तरीके के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिटैचमेंट, मीन जो है सोसाइटी से अटैचमेंट खत्म हो जाना, एंड निगेटिव अफेक्टिविटी भी जो है यहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहां पे कह रहा है ए पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम सोशल इनहिबिशन, मीन यहां पर जो ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक इंसान जो है पूरे तरीके से सोसाइटी से दूर रहेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, लोग मेरे को छोड़ देंगे, और उसके अंदर जो है
हमेशा लो सेल्फ एस्टीम देखने को मिलेगा। उसके अंदर थोड़ा सा भी जो है जान नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, बिलीव नहीं रहेगा कि वो जो है कोई काम को कर सकता है या फिर उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ है कुछ बड़ा करने का। ओके, अब यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिल रहा है वो सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि पहला, अवॉइड सोशल सिचुएशन ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। वो क्या करेगा, सोशल सिचुएशन को अवॉइड करेगा ताकि जो है लोग उसको क्रिटिसिज्म ना करे। कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अगर ये काम करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए जो है वो पार्टिकुलर काम को करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है, फील इनएडिक्वेट एंड इन्फीरियर। हमेशा जो है अपने आप को कम आंकेगा और अपने आप को इन्फीरियर महसूस करेगा। उसको लगेगा कि मैं सबसे कमजोर हूं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। नेक्स्ट होगा, रिलक्टेंट टू टेक रिस्क और ट्राई न्यू थिंग्स। और वो हमेशा जो है रिस्क से बचना चाहेगा और हमेशा नया काम करने के लिए जो है राजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंसिटिव टू रिजेक्शन एंड डिसअप्रूवल। और वो रिजेक्शन एंड डिसअप्रूवल के लिए जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। वो नहीं चाहेगा कि दूसरा लोग जो है मेरे को रिजेक्ट कर दे, वो नहीं चाहेगा कि लोग मेरे को डिसअप्रूवल दे, वो हमेशा चाहेगा कि मेरे को जो है हमेशा एक्सेप्ट ही करे या फिर मेरे को हमेशा अप्रूवल ही दे। इस तरीके का जो है देखने को मिलता है इसमें एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ओके, अब यहां पर जो एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। यहां पे कहा गया ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, वैसे स्टूडेंट जो कि बहुत तेज होते हैं लेकिन वो हमेशा अवॉइड करता है गिविंग प्रेजेंटेशन और ज्वाइनिंग क्लब्स। मीन वो जो है कभी प्रेजेंटेशन देना नहीं चाहेगा और कभी जो है क्लब्स को ज्वाइन करना नहीं चाहता है। क्यों ज्वाइन करना नहीं चाहता है, तो आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग जज्ड इवन दो दे हैव गुड आइडियाज इन द स्किल। उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे को जज करेंगे। वो बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारे चीज को कर पाता है, लेकिन फिर भी जो है वो प्रेजेंटेशन देना नहीं चाहेगा या फिर जो है क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं करूंगा तो लोग मेरे को जज करेंगे। चाहे उसके अंदर जो है गुड आइडियाज हो या फिर गुड स्किल हो, फिर भी वो इस तरीके का काम जो है नहीं करना चाहेगा। ओके, तो ये फोर्थ नंबर था जो कहा जाता है एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जैसा इसका नाम है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पर इंसान जो है किसी दूसरे लोग पे डिपेंडेंट हो जाता है, पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाना। और यहाँ पर देखने को मिलता है निगेटिव अफेक्टिविटी। ये एक पार्टिकुलर ट्रेट जो है इस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कहा गया एन एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ लीडिंग टू सबमिसिव क्लिंजिंग बिहेवियर एंड फियर ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पर जो एक्सेसिव नीड होता है, मैंने उसको ऐसा लगता है कि मेरे को केयर करने के लिए कोई ना कोई हमेशा रहना चाहिए। लीडिंग टू सबमिसिव, उसको लगता है कि मैं अपने से कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। क्लिंजिंग बिहेवियर होता है एंड फियर ऑफ सेपरेशन, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को हमेशा कोई ना कोई जो है छोड़ के चला जाएगा, वो हमेशा दूसरे के साथ जो है चिपकते रहना चाहता है। मीन लीडिंग टू सबमिसिव क्लिंजिंग बिहेवियर। क्लिंजिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है, हमेशा दूसरे के साथ चिपके रहना, चिपकू टाइप का होता है। ओके, अब यहाँ पे कहा गया सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो पहला सिम्टम होता है डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजन। मीन जो है वो रोज के डिसीजन को जो है अच्छे तरीके से बनाने में असमर्थ होगा। मीन्स अपने काम को करने में, अपने रोज को डिसीजन को लेने में, उसको क्या खाना बनाना है, किस तरीके से कॉलेज जाना है, अपने वर्क में जाना है या फिर ना जाना है, इस तरीके के डिसीजन भी जो है वो खुद से नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है नीड अदर टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो दूसरा लोग को चाहेगा कि दूसरा कोई जो है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताए कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या फिर क्या करना चाहेगा। फियर अबॉन्डमेंट मींस जो है वो हमेशा डरेगा कि लोग उसको जो है छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट है विल डू एनीथिंग टू मेंटेन रिलेशनशिप। और वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, उसको हमेशा डर रहेगा कि मेरे को लोग छोड़ के चले जाएंगे, इस कारण से जो है वो अपने रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड फील हेल्पलेस व्हेन अलोन। और अगर जो है उसको अलोन छोड़ दो तो अपने आप को जो है हेल्पलेस महसूस करेगा, उसको ऐसा लगा कि मेरे को कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है या फिर मैं खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता हूं। ओके, अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या होते हैं। एन एडल्ट हु कैन नॉट चूज व्हाट टू वियर। एक ऐसा एडल्ट है जो कि ये तक चूज नहीं कर पा रहा है कि मेरे को पहनना क्या है, मेरे को खाना क्या है, विदाउट आस्किंग समवन। मींस उसको कोई ना कोई लोग चाहिए पूछने के लिए ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है। एंड स्टे इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप
जस्ट टू अवॉइड बीइंग अलोन, और वहां पर एक ऐसे रिलेशनशिप में रह रहा होता है जहां पर जो सामने वाले आदमी है उसको एब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो इंसान उसी के साथ रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा डर है कि मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर वो चला जाएगा तो वो जो है अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं होगा, और इस कारण से जो है वो हमेशा उसके साथ रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है 6 नंबर का ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको जो है एनार्किस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो जैसा नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसी तरीके से हम लोग जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में भी देखा था, जहां पे इंसान जो है किसी पार्टिकुलर चीज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, किसी पार्टिकुलर चीज को बार बार करता है, या फिर बार बार जो है किसी चीज को नापते रहना, किसी चीज को जो है हमेशा सेट करते रहना, ये सारे चीज जो है इसी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। मींस यहां पर इंसान के पर्सनालिटी चेंज होता है। अब यहां पर जो ट्रेड देखने को मिलेगा वो होगा एनार्केसिया। अब यहां पे जो डेफिनेशन है वो कह रहा है ए क्रोनिक प्री ऑक्यूपेशन विद द ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल एट द एक्सपेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। यहां पे क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा भाषा में कहा गया है, एक क्रोनिक प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस। यहां पर एक इंसान को जो है क्रोनिक प्री ऑक्यूपेशन रहेगा, हमेशा जो है उसके पास एक काम होता है कि हर एक चीज को जो है ऑर्डरली तरीके से रखना है। ओके, मीन पार्टिकुलर पेन जो है अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो उसके दिमाग में रहेगा कि इस पेन को इसी तरीके से रखना, अगर इस पेन को इस तरीके से जो है इस तरीके कर दे तो उसको जो है एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा, और वो फिर से आएगा और फिर से उस पेन को इस तरीके से लेके इस तरीके से कर देगा। ओके, फिर परफेक्शनिज्म होता है मीन हर एक चीज को परफेक्टनेस के साथ करना, कंट्रोल एट द एक्सपेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। वो नहीं चाहेगा कि अपने आप को जो है फ्लेक्सिबल रखे या फिर एफिशिएंसी तरीके से रहे, हर एक चीज को जो है परफेक्शनिज्म के साथ करेगा और ऑर्डरलीनेस के साथ जो है रहने का प्रयास करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, अब यहां पर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो पहला होता है एक्सेसिव अटेंशन टू रूल्स एंड डिटेल्स। जो भी रूल्स है, जो भी डिटेल्स है, उसको जो है बहुत ज्यादा मात्रा से अटेंशन के साथ सुनना और उसी अटेंशन के साथ करना। नेक्स्ट होता है इनफ्लेक्सिबल अबाउट मोरल्स और वैल्यू। हमेशा जो है मोरल्स एंड वैल्यूज को मानना, कभी भी जो है उसको बदलने का प्रयास नहीं करना या फिर कभी जो है उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करना। नेक्स्ट होता है परफेक्शनिज्म इंटरफेयर विद टास्क कंप्लीशन। जो भी टास्क होता है, जो भी काम होता है, उस सारे काम को जो है पूरे परफेक्शनिज्म के साथ जो है वो करेगा। नेक्स्ट है होर्स वर्थलेस आइटम, और जो भी जो है वर्थलेस आइटम होगा वो सभी को जो है जमा करके रखना, मींस जो भी फालतू का सामान है उन सभी फालतू के सामान को जमा करना। और होता है रिजिड एंड स्टबर्न बिहेवियर, और यहां पर कुछ ऐसे बिहेवियर जो कि जो है पूरा रिजिड बना कर रखेंगे, फालतू के बिहेवियर को भी जो है बहुत ही जो है वो अपने आप को जो है संभाल कर रखेगा और उसी बिहेवियर को जो है वो लगातार करते रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि एक एम्प्लॉय है वो स्पेंड 3 आवर फॉर्मेटिंग ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट को फॉर्मेट करने में जो है उसको 3 घंटा लग रहा है, वो एकदम परफेक्टली तरीके से जो है वो रिपोर्ट को बनाएगा, बट मिस द एक्चुअल डेडलाइन। लेकिन जो एक्चुअल डेडलाइन होता है वो मिस कर देगा। अगर उसको बोला जाए कि तुमको कल जो है रिपोर्ट को फाइल करना है, तो वो रिपोर्ट को इतना अच्छा से बनाएगा कि चाहे वो 2 दिन बाद दे, वो 2 दिन बाद देगा, लेकिन जो है अच्छे से बना के देगा, चाहे जो है वो उसका जो भी जो है डेडलाइन है वो खत्म हो जाए या फिर ना हो। नेक्स्ट कहता है दे मे बिकम एंग्री व्हेन अदर्स डोंट फॉलो देयर सिस्टम। लेकिन अगर दूसरे लोग जो है उसके सिम्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसके सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो वहां पे गुस्सा हो जाएगा। ओके, तो ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहां पे एक इंसान जो है हर एक पार्टिकुलर चीज को जो है एक ही तरीके से रखना चाहेगा। तो ये वाले डिसऑर्डर जो है आजकल औरतों में भी देखने को मिलता है। जो औरत होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार में हो जाते हैं। जैसे बार बार जो है घर को साफ करना, अगर घर साफ भी है तो जाके वहां पे झाड़ू लगा रहा है, वहां पे जाके जो है पोछा लगा रहा है, बिना मतलब का जो है कपड़ों को साफ कर रहा है। तो इस तरीके की चीज जो है औरतों में भी देखने को मिलते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है जिसका नाम है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ऐसे जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वहां पे कौन कौन से ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को अपनाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर लॉन्ग टर्म। सबसे पहले बात तो ये है
ये लंबा समय तक चलता है एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसको जो है ट्रीट करना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत समय लगता है और यहाँ पे धीरे धीरे जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। बट मल्टीपल थेरेपीज कैन हेल्प इंप्रूव बिहेवियर, थिंकिंग एंड रिलेशनशिप। लेकिन जो है अगर बहुत सारे थेरेपीज लिया जाए साथ में, तो यहाँ पे इंसान के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, थिंकिंग में एंड रिलेशनशिप में जो है इंप्रूव देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है मेडिकेशन लिमिटेड रोल। यहाँ पर जो भी मेडिसिन दिए जाएंगे उसके बारे में कहा गया कि नोट द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पर जो है किसी पार्टिकुलर तरीके का जो है मेडिसिन नहीं है कि मैं उस मेडिसिन को दूं और यहाँ पर इंसान जो है इस डिसऑर्डर से सही हो जाए। तो यहाँ पर यूज्ड इफ एसोसिएटेड विथ, अगर इंसान जो है डिप्रेशन से ग्रसित है, अगर इंसान के अंदर एंजाइटी है, अगर इंसान के अंदर साइकोसिस है, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट को, मूड स्टेबलाइजर्स को एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स को। यहाँ पे जो है सिम्टोमेटिकली तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है साइकोथेरेपी। तो अगर हम लोग बात करते हैं साइकोथेरेपी का, यहाँ पर इंडिविजुअल थेरेपी दिया जाएगा जहां पर जो है इंप्रूव करवाया जाता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने इनसाइट को बिल्ड करने में, मींस जो है अपने अंतर्दृष्टि को सही करने में, इमोशनल कंट्रोल को रखने में। फिर यहाँ पे ग्रुप थेरेपी दिया जाता है जिसके माध्यम से जो है सोशल स्किल को डेवलप कर सके, हेल्प शेयर इमोशन, अपने इमोशंस को शेयर कर सके और जो है दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखे। इंकरेज करना टीम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मींस टीम बना करके जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये सारे चीज जो है ग्रुप थेरेपी में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी, और यहाँ पर टीचर्स किया जाता है न्यू हेल्दी बिहेवियर को, ताकि जो भी जो है अच्छे बिहेवियर नहीं है उसको हटाया जाए और अपने न्यू बिहेवियर को अपनाया जाए। और यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है इंपल्सिविटी को, मीन जो है जो अचानक से उसके अंदर जो है अलग अलग तरीके के इमोशंस देखने को मिलते हैं, अचानक से गुस्सा हो जाता है, अचानक से गिल्ट महसूस करने लगता है, उन सभी चीज को जो है यहाँ पे रिड्यूस करना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है थेरापेटिक कम्युनिटी। थेरापेटिक कम्युनिटी क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट टू प्रैक्टिस हेल्दी लिविंग्स। ये एक तरीके का जो है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है जहां पर जो है हर एक इंसान को जो कि जो है इस डिसऑर्डर से ग्रसित है उसको वहां पे रखा जाता है और एक हेल्दी लिविंग रहने के लिए जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है। किस जगह पर जो है किस तरीके से इमोशन को देना है, किस जगह पे किस तरीके से बिहेवियर शो करना है, इन सभी चीज को जो है वहां पे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है और डेट इज कॉल्ड द साइकोथेरेपी। और यहाँ पे इसी थेरेपी को जो है देखने को मिलते हैं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वह है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? यहाँ पे इंसान को जो है इंडिपेंडेंस बनाना, मैंने इंसान को कुछ ऐसे स्किल देना जिसके माध्यम से जब वो जो है अपने सोसाइटी में वापस जाए तो वहां पे अपने लिए कुछ अर्न कर पाए, अपने जीवन के साधन के लिए जो है कुछ कमा पाए। तो यहाँ पर जो है इनकरेज करना इंडिपेंडेंस होने के लिए, इनहांस करना उसके स्किल को जो कि डेली टास्क में जो है यहाँ पे काम आता है, चाहे वो खुद के लिए नहाना हो, कपड़े साफ करना हो, घर को साफ करना हो या फिर जो है लीडिंग करना हो, उन सभी चीज के लिए जो है यहाँ पे सिखाया जाता है और उसके स्किल को जो है इनहांस किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होता है कि इंसान को जो है आर्ट, डांस, म्यूजिक जो भी जो है उसको सिखाना और उसको करने के लिए बोलना, ताकि वो अपने एंजाइटी को, अपने टेंशन को जो है वो बाहर निकाल पाए और अपने इमोशंस को शो कर पाए। यहाँ पे देखने को मिलता है हेल्प एक्सप्रेस इमोशन थ्रू आर्ट, डांस एंड म्यूजिक, इंक्रीज सोशलाइजेशन, लोगों के साथ जो है सोशलाइज होना, बिल्ड हेल्दी एंगर कंट्रोल टेक्निक, और इसके माध्यम से जो है अपने अंदर जो है एंगर कंट्रोल टेक्निक को जो है सही कर पाता है। अगर बहुत जल्दी जो है गुस्सा हो जाता है तो इसमें क्या होगा, उसके एंगर को जो है धीरे धीरे शांति होगा। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो हम लोग जो है सारे तरीके के जो है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में देखा, कौन कौन से मेडिकेशंस को करना है, कौन कौन से थेरेपीज को देना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन मीन किस किस तरीके के नर्सिंग इंटरवेंशन जो है इस तरीके के पेशेंट को दिया जाएगा। तो पहला होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्टेब्लिश थेरेपेटिक रिलेशनशिप, मीन यहाँ पर पेशेंट के साथ जो है एक अच्छे तरीके के रिलेशनशिप को कायम करना है और वो भी जो है कंसिस्टेंटली तरीके से करना है, एम्पैथेटिक तरीके से करना है एंड नॉन जजमेंटल होना है। मींस जो है लगातार उसके साथ जो है अच्छा जो है रिलेशनशिप बना के रखना है। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि अपने आप को उस स्थिति में धर के समझना कि उसके कंडीशन क्या हो रहे हैं एंड नॉन जजमेंटल, उस पेशेंट को जज नहीं करना है। क्या भी कंडीशन है, क्या भी बिहेवियर है, उसको हमेशा जज नहीं करना है एंड अवॉइड पावर स्ट्रगल्स, और उसके साथ जो है किसी भी तरीके का जो है
पावर स्ट्रगल नहीं करना है, फिर उसके साथ जो है मारपीट नहीं करना है, हमेशा कुछ जो है जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इस तरीके की चीज जो है उसके साथ नहीं करना है। ओके, सेकंड यहाँ पे देखने को मिलता है सेट क्लियर बाउंड्रीज, मीन एक अच्छे तरीके से बाउंड्रीज को सेट करना, मीन स्पेशली इंपॉर्टेंट विद बॉर्डर लाइन एंड एंटी सोशल ट्रेट्स, मीन वैसे इंसान जो कि हमेशा जो है दूसरे के खराबी चाहते हैं, दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, वैसे इंसान के लिए जो है हमेशा एक बाउंड्री सेट करो। प्रिवेंट मैनिपुलेशन और एग्रेशन, मीन्स जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गुस्सा भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में चालाकी भी नहीं करना है, हमेशा एक बाउंड्री बना के रखना है कि तुम कहां तक क्या चीज को कर सकते हो और किस चीज को जो है तुमको यहाँ पे नहीं करना है, ये बाउंड्रीज पहले से सेट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ऑब्जर्व फॉर रिस्क बिहेवियर। ये क्या है? ऑब्जर्व फॉर रिस्क बिहेवियर। यहाँ पे मॉनिटर करना है सुसाइडल थॉट्स को, सेल्फ हार्म को, एग्रेशन को, मींस क्या पेशेंट के अंदर जो है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है, क्या अपने आप को सेल्फ हार्म करना चाहता है, या फिर क्या वो अपने आप में गुस्सा है। और यहाँ पर यूज सेफ्टी कॉन्टेक्ट इफ नीडेड, अगर तुमको ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी चीजें लग सकते हैं, हो सकते हैं, यहाँ पर जो है सेफ्टी लेना है और वहां से जो भी जो है खतरनाक ऑब्जेक्ट है वो सभी को जो है वहां से हटा देना है। अब यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का देखने को मिल रहा है वो है इनकरेज वर्बल एक्सप्रेशन, मीन जो पेशेंट है उसको इनकरेज करना है वर्बल एक्सप्रेशन के लिए, ताकि वो जो है अपने एक्सप्रेशन को जो है वर्बली तौर से जो है तुमको बताए, तुम्हारे साथ जो है अपने इमोशंस को, अपने एंगर को जो है वो अपने आप से जो है क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर जो है यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो कि हाँ या ना में जो है जवाब नहीं दिया जा सकता है, वैसे क्वेश्चन जिसको जो है एक्सप्लेन करना पड़े। नेक्स्ट है हेल्प एक्सप्रेस एंगर एंड फियर कंस्ट्रक्टिवली। यहाँ पर जो भी चीज से जो है उसको एंगर होता है, उस एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हेल्प करना है, और क्या चीज से वो डरता है उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से पता लगाना है और उसके हिसाब से जो है उसको हेल्प करना है, ताकि वो जो है उस चीज से डरना बंद कर दे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है प्रमोट इमोशनल रेगुलेशन। उसके इमोशनल रेगुलेशन के लिए प्रमोट करना, मींस उसके जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको सही तरीके से सही करने का प्रयास करना। यहाँ पे उसको टीच करना है रिलैक्सेशन थेरेपीज को, डीप ब्रीदिंग को, डिस्ट्रक्शन टेक्निक्स को, किस तरीके से जो है तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करवा सकते हो। और यहाँ पे डीबीटी एंड सीबीटी प्रिंसिपल का भी जो है यूज करना होता है। तो सीबीटी क्या होता है? कॉग्निटिव क्या? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज। तो ये सारे थेरेपीज होते हैं जिसके माध्यम से जो है इंसान के इमोशनल रेगुलेशन को प्रमोट किया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है 6 नंबर का, वह एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर। तो जिस तरीके से जो है फिजिशियन के द्वारा जो भी मेडिसिन, जो भी जो है मेडिकेशन जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब रहेगा, उस तरीके के मेडिसिन जो है उस इंसान को देना है। यहाँ पे देना होता है एंटी डिप्रेशन जैसे एसएसआरआई हो गया, मूड स्टेबलाइजर्स हो गए, लो डोज एंटीसाइकोटिक्स हो गए, ये सारे देने होते हैं। और देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी मेडिसिन तुम दिए हो उसका इफेक्ट कैसा रहा है या फिर उसका साइड इफेक्ट क्या रहा है, उन सभी चीज को मॉनिटर करना। यहाँ पे मॉनिटर करना होता है साइड इफेक्ट को। नेक्स्ट है इन्वॉल्व फैमिली, प्रोवाइड साइको एजुकेशन। पेशेंट को तो एजुकेशन देना ही देना है और पेशेंट के साथ साथ जो है उसके फैमिलीज को भी जो है एजुकेशन देना है। रिड्यूस करना है इनेबलिंग और को डिपेंडेंट बिहेवियर, और यहाँ पर जो उसको मीन्स अच्छे तरीके से बताना है कि किस तरीके से जो है तो पेशेंट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से उसको साथ देना है। ओके, तो इस माध्यम से जो है तुम पेशेंट को और फैमिली को दोनों को जो है अच्छे तरीके से टीचिंग करना है कि किस तरीके से जो है उसके पेशेंट के जो है बिहेवियर को सही तरीके से जो क्या कर सकता है, रिड्यूस करवा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इनकरेज साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के लिए इनकरेज करना, चाहे जो भी इंडिविजुअल हो उसको डीबीटी देना हो अगर इंसान को बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर सीबीटी देना हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अगर उसके अंदर जो है किसी अदर तरीके का ट्रेट हो, तो उन सब के लिए जो उसको इनकरेज करना है कि कितना जरूरी है तुमको साइकोथेरेपी लेना। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप थेरेपी फॉर सोशल स्किल। अगर उसको सोशल स्किल सिखाना हो तो उसको ग्रुप थेरेपी दिया जाएगा या फिर फैमिली थेरेपी भी दिया जाता है, सभी को साथ में बैठा करके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट बिहेवियर पैटर्न। जो भी उसके बिहेवियर पैटर्न है, जिस तरीके का भी वो बिहेवियर करता है, उन सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, नोट डाउन करना है, ताकि एज ए फ्यूचर में जो है अगर हमको जानना हो कि कितना सुधार हुआ है, कितना सुधार नहीं हुआ है, उन सभी को जो है हम उस डॉक्यूमेंट से पता लगा सकते हैं। तो इंपोर्टेंट फॉर कंसिस्टेंसी अक्रॉस शिफ्ट, जो भी शिफ्ट है मींस तुम्हारा शिफ्ट खत्म हुआ तो दूसरा नर्स आएगा, वो जान सके, इसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हेल्प करता है ट्रिगर एंड प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ है,
ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि उसको स्टिमुलेट कर रहा है किसी पार्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उन सभी चीज को जो है यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है फोस्टर सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पर जो है उसको सेल्फ एस्टीम के लिए, फिर उसके अंदर जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो है उसको फोस्टर करना है, ताकि जो है वो अपने आप से डिसीजन मेकिंग कर सके एंड गिव प्राइजेस फॉर स्मॉल चेंजेस। और अगर वो थोड़ा सा भी बदलाव लेके आता है तो वहां पे उसको वाहवाही देना है कि वाह आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, आपने अपने अंदर जो है बदलाव लेके आया और आप कर सकते हो। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है गेरिएट्रिक कंसीडरेशन। मीन जो गेरिएट्रिक लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उसके लिए कौन कौन से कंसीडरेशन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया यूजुअली नोट फर्स्ट डायग्नोस्ड इन ओल्ड मेन। सबसे पहली बात ये है कि ये ओल्ड एज में जो है डायग्नोस नहीं किया जाता है। दूसरी बात कह रहा है कि सब में स्टेबलाइज, अदर में एज बेडली। पहली बात क्या है कि वो जो है समय के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर जो है अगर ऐसे एज में होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो क्रोनिक रूप में चला जाएगा, क्योंकि उसका उम्र ऐसा है कि ये सारे सिम्टम्स जो है ऑलरेडी देखने को मिलते हैं बुढ़ापे में। और अगर उसके साथ इंसान को पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाए तो यहाँ पर चीजें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिनाई एजिंग। ऐसे लोग जो है वो एजिंग को डिनाई करेंगे, जैसे मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता हूं, या फिर जो है मैं बूढ़ा नहीं हूं। चाहे वो ओल्डर भी रहेगा लेकिन वो कहेगा मैं उतना ओल्डर नहीं हूं। नेक्स्ट है रिफ्यूज हेल्प। वो जो है हेल्प नहीं चाहेगा, चाहे वो काम कर पा रहा हो चाहे वो काम नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो तुमसे हेल्प नहीं लेगा। नेक्स्ट है पुअर डिसीजन मेकिंग। उसका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होता है वो पूरे तरीके से पुअर हो जाता है। अपने आप को जो है अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं कर पाना, ये सारे चीज जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट करा कि मे बिकम आइसोलेटेड एंड इमोशनली डिस्ट्रेस्ड। और ऐसे लोग जो होते हैं आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, एकदम अलग से रहना पसंद करेंगे और हमेशा जो है इमोशनली डिस्ट्रेस रहेंगे। फिर हमेशा जो है उसके अंदर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, और इमोशनली तरीके से तो हो सकता है कि वो हमेशा गुस्सा में रहे, हमेशा जो है स्ट्रेस फील करे, या फिर अपने आप को गिल्ट में रखे। तो इस तरीके की चीज जो है इस गेरिएट्रिक कंसीडरेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये था हमारा गेरिएट्रिक कंसीडरेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ICD-11 के माध्यम से जो है किस किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं जो कि इंपोर्टेंस होते हैं, और किस किस ट्रेट के आधार पे जो है हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये जो है माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर क्रोनिक है। उसके इटियोलॉजीज को देखा, उसके मैनेजमेंट को देखा, ट्रीटमेंट मोडलिटीज को देखा, और सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात किया। तो आज का लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन जो है तुम्हारे माइंड में रह गया है, उन सभी को नीचे कमेंट करना है। ओके, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है साइकियाट्री, या फिर जिसको इसका जरूरत हो। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।